नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीटेट के पेपर नंबर 2 में। और आपको यहाँ सामान्य अध्ययन को क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। मुख्यतः 3 ही क्वेश्चन मैं रखता हूँ, लेकिन इसमें से मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन बना के देता हूँ। और क्वेश्चन बना के देने से मतलब है कि आपको पूरी डिटेल दे देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृत प्राचीनतम है। ये 4 संस्कृतियां हैं। जोरवे संस्कृत है, मालवा संस्कृत है, आहार संस्कृत है और कायथा संस्कृत है। तो इसमें से आपको सही आंसर चुनना है। जोरवे संस्कृत आपकी जो है 1500 से 900 ईसा पूर्व के मध्य रहा। मालवा संस्कृत आपकी 1900 से 1400 ईसा पूर्व के मध्य रहा था। आहार संस्कृत जो है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व के मध्य रहा। कायथा आपका बचता है, ये 2000 ईसा पूर्व मध्य से 1400 ईसा पूर्व के मध्य रहा। ये सारी संस्कृतियां हैं, सभ्यताएं हैं, भारत की हैं ये सारी सभ्यताएं। अगर बात करें तो इसका सही आंसर तो डी माना है पीएनपी ने। पीएनपी कौन है? परीक्षा नियामक प्राधिकरण है। ये आपकी पेपर लेता है टेट का खास तौर पर। अगर हम डिटेल में अब चलें, आहार संस्कृत के बारे में पहले हम डिटेल लेंगे। इसे आहार संस्कृत भी कहते हैं। आहार संस्कृत को आहार संस्कृत भी कहते हैं। ये ताम्र पुरातात्विक संस्कृत है जो दक्षिण पूर्व राजस्थान के आहार नदी के तट पर फली फूली थी, इसलिए इसे आहार संस्कृत भी कहते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के समीपवर्ती मानी जाती है। सिंधु घाटी बहुत ही फेमस है, आप सभी जानते हैं। इतिहास पढ़ने वाला हर कोई जानता है सिंधु घाटी के बारे में। और ये सिंधु घाटी जो है आपकी इसके समकालीन मानी जाती है आहार संस्कृत। आहार संस्कृत को बनास संस्कृत भी कहते हैं। ये भी आप एक छोटी सी जानकारी ध्यान में रखिएगा। आहार और बनास की संस्कृतियाँ जो हैं अरावली श्रेणी की तांबे के अयस्कों का प्रयोग करती थी। खास तौर पर इन अयस्कों का कुल्हाड़ी ये बनाते थे। जो भी हथियार है इस तांबे के धातु से बना लेते थे। कुल्हाड़ी हो, फावड़ा हो, कुछ भी हो इनका, ठीक है। अगर बात करें इनके फसलों के बारे में तो ये क्या उगाते थे, तो गेहूँ और जौ, ये 2 फसल थी इनकी, प्रमुख रूप से यही उगाते थे ये लोग। कायथा संस्कृत के बारे में बात करें तो भारत के मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का एक गांव है। इस पुरा स्थल को खोजने का श्रेय विष्णु श्रीधर वाकड़कर थे। कायथा को प्राचीन कपित्थक माना जाता है। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत जातक में अपने जन्मस्थल के रूप में इसका वर्णन किया है। ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर बहुत ही फेमस हैं हिस्ट्री में, वराहमिहिर जी। इनका एक ग्रंथ था बृहत जातक। इसमें इन्होंने अपने जन्म स्थान का वर्णन किया है और ये कायथा का ही वर्णन किया है और कपित्थ नाम से इन्होंने इसका वर्णन किया है, कायथा का। तो ये थी छोटी सी जानकारी कायथा संस्कृत के बारे में। अब जानेंगे जोरवे संस्कृत के बारे में। जोरवे संस्कृत महाराष्ट्र के राज्य में एक बड़े क्षेत्र में मौजूद है। तो जोरवे संस्कृत जो है महाराष्ट्र में, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें जोरवे संस्कृत में 200 से अधिक बस्तियां पाई जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी बस्ती दायमाबाद है। अब एक संस्कृत और है आपकी मालवा संस्कृत, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे। मालवा संस्कृत जो है चालकोलिथिक पुरातात्विक संस्कृत थी, जो मध्य भारत के मालवा क्षेत्र और महाराष्ट्र के दक्कन के प्रायद्वीप में कुछ हिस्सों में मौजूद थी। तो ये थी छोटी सी जानकारी। आई होप आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था 20 राजतंत्र शासन में, 16 महाजनपद गणराज्यों में, 10 राजतंत्र प्रशासन में या फिर 2 शासन तंत्रों में। तो इसका सही आंसर है बी, 16 महाजनपद गणराज्यों में ये विभाजित था। मौर्य साम्राज्य के पहले उत्तर भारत में 16 महाजनपद थे। किसके पहले? तो मौर्य साम्राज्य के पहले, ठीक है। जिसमें 2 प्रकार के गणतंत्र पाए जाएंगे आप। एक तो गणतंत्र पाया जाएगा
दूसरा राजतंत्र पाया जाता था। अगर बात करें महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म के भगवती सूत्र से। तो 16 जनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है और भगवती सूत्र से मिलती है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। इसमें कुछ प्रमुख राजतंत्र थे, जैसे मगध, वत्स, कौशल और अवंती। ये बहुत ही शक्तिशाली राजवंश थे। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो इस क्वेश्चन की थी। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया करिए और एक प्यारा सा कमेंट भी किया करिए। लेकिन ना आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं। फिर भी मैं पत्थर का हूँ कि आप लोगों को पढ़ाता हूँ, आप लोगों के लिए तरह तरह के कंटेंट ढूंढ कर ले आता हूँ, तरह तरह की जानकारियाँ लेके आता हूँ कि आप लोगों का भला हो जाए और थोड़ा बहुत हमारा भी भला हो जाए। लेकिन शायद भला तो आप ही लोगों का हो रहा है, थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है। फिलहाल ये बातें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामबाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो इसका सही आंसर है बी, बाबर ने बनवाया था। लेकिन इसमें एक जहांगीर हैं, बाबर हैं, हुमायूं हैं और अकबर हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारियाँ हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले बाबर के बारे में जानकारी लेंगे, चूँकि बाबर ही मुग़ल वंश का संस्थापक था। बाबर का पूरा नाम जो है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म वर्तमान मध्य एशिया के उज़्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर जो है मुवैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। जो भी प्रमुख फैक्ट हैं वही बता रहा हूँ आपको, ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। 1526 ईस्वी में इसने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था इसने। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा बाबर ने और 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा। 1529 में जो है घग्गर का युद्ध लड़ा और इसकी 1530 में मृत्यु हो जाती है। ये सारी डेट आप याद रखिएगा, पेपर में बराबर आते हैं आपके। इसकी समाधि जो है बाग-ए-बाबर जो काबुल में है, यहीं पर है इसकी समाधि। पहले जब ये मर गया था तो इसको आगरा में ही दफनाया गया था, लेकिन 9 साल बाद हुमायूं ने ना, और इसकी इच्छा भी थी कि इसे अब इसके जन्म स्थान पर ही दफनाया जाए, काबुल में ही दफनाया जाए। तो इसको जो है हुमायूं ने, इसका जो पुत्र था, इसको वहाँ ले जाके फिर से दफनाया था। और इसकी एक प्रमुख आत्मकथा है बाबरनामा। ये बराबर पेपर में आता है, बाबरनामा किसने लिखी थी, तो ध्यान में रखिएगा। तो ये थी छोटी सी जानकारी बाबर के बारे में। अब उसका पुत्र हुमायूं था, तो हुमायूं के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। हुमायूं का शासनकाल जो है 2 हिस्सों में बटा था। एक 1530 से 1540 के बीच रहा और दूसरा जो है 1555 से 1556 ईस्वी के मध्य रहा था। इसकी जीवनी हुमायूंनामा इसकी खुद की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ये बहुत पेपर में आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ज़्यादा इनके बारे में जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ख़ास भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आती हैं। और एक पूछा जाता है कि कौन सा बादशाह, मुग़ल बादशाह सीढ़ियों से गिरकर मर गया था, तो यही थे महाशय, सीढ़ियों से गिर गए थे। लाइब्रेरी या पुस्तकालय इनकी जो थी वहाँ गए थे कुछ करने, वहीं से ये गिर के मर गए थे। तो अब इनके पुत्र बाबर हो गए, हुमायूं हो गए। अब इनके पुत्र हुमायूं के अकबर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इसका जन्म राजपूत शासक अमरसाल के महल अमरकोट में हुआ था। तो ये 2 चीज़ें याद रखिएगा, एक अमरसाल और दूसरा किला जो था अमरकोट था, तो यहीं ये पैदा हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। इनकी माता का नाम हमीदा बेगम था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिता जो थे हुमायूं थे। लगभग 14 वर्ष की उम्र में शासक बन गया था। किस्मत वाला था कि शासक बन गया था, लेकिन बदकिस्मत भी था कि इसके माता पिता मर गए। इसका संरक्षक बैरम खां था, क्योंकि उम्र कम थी तो राजकाज कौन देखता था, तो बैरम खां देखते थे। ऐसा कहा जाता है कि बाद में अकबर ने जो है बैरम खां को मरवा दिया था। अकबर का जो है राज तिलक कलानौर जो पंजाब में है, यहाँ पर हुआ था।
इसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। इसका मुख्य काम था कि हिंदुओं को मुस्लिम बनाना। ये सब कहानी की बात है कि हिंदू और मुस्लिम को एक करने के लिए किया गया था, ऐसा कुछ नहीं है। दीन ए इलाही और एकमात्र दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला शासक था बीरबल। शासक नहीं कहा जा सकता, ये मंत्री था अकबर का। तो यही एकमात्र और अंतिम हिंदू शासक था या हिंदू मंत्री था जिसने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। ये थी छोटी सी जानकारी अकबर के बारे में। अब जानेंगे जहांगीर के बारे में। जहांगीर जो है अकबर का ज्येष्ठ पुत्र था। इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुझके ए जहांगीरी। इसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी छोटा सा क्लास आज के लिए आप लोगों के लिए, सीटेट का पेपर नंबर 2। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 60 क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन का आता ही आता है। अगर आप लोग इन वीडियो को कायदे से देख लेते हैं तो आप अच्छा कर पाएंगे, और मेरी भी इच्छा यही है कि आप लोग अच्छा करें। तो चलिए, ये था छोटा सा क्लास। कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।